आपकी कमी है, लेकिन इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यही से महसूस कर रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। आप हमें अपना उद्बोधन देंगे। देश विदेश में जहाँ पर भी है सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज, जाने माने साहित्यकार श्री रघुनंदन जी से आग्रह वो मंच पर आए और प्रकाशक श्री सुप्रतीक घोष मंच पर आए। स्थान संयोजक इंटर प्रयागराज चैप्टर शंभू चोपड़ा जी से हार्दिक आग्रह है जो मंच पर आए स्थान ग्रहण करें। सरस्वती पत्रिका के सह संपादक डॉक्टर अनुपम परिहार जी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष हिंदुस्तानी अकेडमी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 40 साल बाद आज सरस्वती पत्रिका का लोकार्पण है। इससे पहले इस लोकार्पण के दिन के लिए संपादक मंडल, संपादक टीम के लोगों ने कितना प्रयास, कितनी मेहनत की है। कई कानूनी अड़चने आई, कई समस्याएं थी कि इसको कैसे शुरू करें, कभी किसी तरह की समस्याएं थी। उसके बाद भी आज ये शुरू दिन आया और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। तो देवी माँ को प्रणाम करते हुए इस पत्रिका की हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, अध्यक्ष हिंदुस्तानी अकेडमी। आप सभी अतिथियों से आग्रह है कि सर्वप्रथम सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अध्यक्ष हिंदुस्तानी अकेडमी डॉक्टर साहब से प्रतिमा पर करें। श्री रघुनंदन सिंह जी आग्रह है कि माल्यार्पण करें। संयोजक इंटर प्रयागराज डॉक्टर श्री शंभू चोपड़ा जी आग्रह है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी करेंगे। मुख्य अतिथि श्री अनिल शर्मा जोशी, माननीय उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। विशिष्ट सामान्य अतिथि स्वामी चिदानंद सरस्वती आशीर्वाद प्रदान देंगे। विशिष्ट सामान्य अतिथि पूर्व मेजर जनरल श्री के गुप्ता, अध्यक्ष इंडिया दिल्ली। और सरस्वती पत्रिका के संरक्षक आचार्य महेश चट्टोपाध्याय जी का उद्बोधन होगा। आप सभी हमारे साथ आभासी रूप से उपस्थित हैं।
सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वह आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। अभी हाल ही में आपकी संस्कृति और समाज तथा विमर्श के आयाम 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप अत्यंत विद्वान हैं, आपसे आग्रह है कि आए और स्वागत भाषण अपने उद्बोधन करते हैं। मंच पर उपस्थित समाज के श्रेष्ठ जन, साहित्यकार श्री रंजन सिंह जी, सरस्वती पत्रिका के सह संपादक अनुपम परिहार, इंडियन प्रेस के स्वत्वाधिकारी दादा, इंडेट के चोपड़ा जी, सभागार में गांधी सभागार में बैठे हुए भाइयों बहनों, अकेडमी की कोषाध्यक्ष पायल सिंह जी और तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग 1964 में मैं कक्षा 4 में था, तो एक पतली सी पुस्तक मेरे सामने आई, आंखों के सामने, और उस पर एक दोहा लिखा हुआ था। दोहा सरस्वती को लेकर के ही लिखा हुआ था। उस समय पूरा उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जीवन के 68वें 69वें वर्ष में वह दोहा आज चरितार्थ हो रहा है, प्रत्यक्ष हमारे सामने है। वह दोहा था, सर्वप्रथम मां सरस्वती को नतमस्तक को नमस्कार, जिनकी अनुकंपा पर है निर्भर हिंद और हिंदी संसार। वह दोहा उस समय कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज इसका अर्थ विशेष रूप से हमारे सामने है कि सरस्वती कोई ऐसा प्रतीक है जिसके माध्यम से हमारे पौराणिक इतिहास लेखकों ने भी सरस्वती का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष इतिहास खनन करने वाले, उत्खनन करने वाले लोगों ने भी सरस्वती को खोजा। हमारे धर्म ग्रंथों में, काव्यों में सरस्वती दिखाई पड़ती है। इस प्रयाग में बैठे हुए भी हम सरस्वती को देख रहे हैं। वह अदृश्य है, लेकिन अदृश्य चीजें भी हृदय से देखी जा सकती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती को आज हम हृदय से देख रहे हैं, अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और यह सरस्वती का प्रतीक जब 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन शुरू किया गया होगा, तो उसके पीछे एक बड़ा भाव रहा होगा कि सरस्वती, उसके किनारे बसने वाले सारस्वत ब्राह्मण, सारस्वत विद्वान, सारस्वत प्रदेश, सारस्वत संस्कृत, सारस्वत सभ्यता, सारस्वत काव्य, यानी सरस्वती हमारा इतना बड़ा प्रतीक है भारतीय जनजीवन में, लोक जीवन में। उस प्रतीक को आज से 120 वर्ष पहले, सरस्वती के प्रकाशकों ने एक ऐसा मंसूबा बांधा, एक ऐसा उनके मन में एक ऐसी बात आई
कि सरस्वती को क्यों न प्रकाशित किया जाए हिंदी के विकास के लिए। उस सरस्वती को जो जिसका आज 120 वर्ष हो गया, उसके जन्म लेने का और उसके पुनर्जन्म का आज दिन है। उस सरस्वती के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ऐसे अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। राम का ही प्रकाश है पूरा जगत, पूरा संसार। राम ही उसके प्रकाशक। उस सरस्वती के प्रकाशक घोष परिवार के लोग हैं जो हमारे बीच में आज हमारे दादा बैठे हुए हैं। इनका नाम पूरा मैं नहीं जानता, दादा का सुप्रतीक घोष। सुप्रतीक घोष, ये शंभू चोपड़ा जी। हाँ, शंभू चोपड़ा की। तो ये घोष परिवार की आप कल्पना देखिए, ये लोग बंगाली, इन लोगों की मातृभाषा भी बंगाली है, हिंदी नहीं। लेकिन इन लोगों ने कौन सा संकल्प लिया आज से 120 वर्ष पहले कि हम सरस्वती निकालेंगे और सरस्वती के माध्यम से सारस्वत धारा पढ़ाएंगे, हिंदी की सारस्वत धारा पढ़ाएंगे। वह संकल्प एक लंबे कालखंड में कभी डिगता है, कभी गिरता है, कभी पड़ता है, लेकिन गिर और पड़ करके जो फिर उठता है वही पुनर्जीवन प्राप्त करता है। सरस्वती उसी रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित है। निरंतर 40 वर्षों से बंद सरस्वती आज हमारे बीच में फिर उस पवित्र सरस्वती सलिला की भांति आई है जो ज्ञान का भंडार है। उस सरस्वती को बार बार हम प्रणाम करते हैं। घोष परिवार की इसलिए चर्चा आई कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। यह संसार तो राम का प्रकाश है, वही उसको प्रकाशित करता है। सरस्वती को प्रकाशित करने का काम घोष परिवार 125 वर्षों से कर रहा है और आज भी उनकी जिजीविषा देखने लायक है कि आज वो पुनः खड़ा हुए हैं 40 वर्षों के बंद होने के बाद कि हम सरस्वती का पुनः प्रकाशन करेंगे। यह सबसे बड़ी जिजीविषा है, यह सबसे बड़ी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी भाषा के प्रति जो चेतना है वह यहाँ पर उपस्थित हुई। आज के इस अवसर पर मैं माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष दीक्षित जी, उनका आभासी ढंग से जो हमारे बीच में प्रकट रहेंगे, उनका स्वागत करते हैं। महामहिम संतों के चिदानंद सरस्वती जी, उनका स्वागत करते हैं और दिल्ली के जो विद्वान हैं उनका हम इस एकेडमी सभागार, गांधी सभागार से स्वागत करते हैं। हमें फख्र है कि एकेडमी की सारी फाइल हमारे एकेडमी में, सरस्वती की सारी फाइल हमारे एकेडमी में है। मैं अभी देख रहा था, सारी फाइलें यहाँ पर हैं। यानी सरस्वती एक अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने गोष्ठी किया था जिसमें सरस्वती की महत्ता पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था कि सरस्वती है क्या, उसका प्रकाशन कैसे हुआ और उसका हिंदी के गद्य के विकास में कितना योगदान है। उधर मैं नहीं जाऊंगा, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सरस्वती यदि न होगी तो आज हम गद्य का जो ये रूप देख रहे हैं शायद हमारे सामने न हो। हिंदी भाषा भी शायद इस रूप में हमारे सामने न हो। द्विवेदी जी मान करके संपादकाचार्य थे, लोगों की भाषा को मानते थे, उपयुक्त और अनुपयुक्त शब्दों का चयन करते थे, प्रूफ बहुत बढ़िया देखते थे और देख करके फिर वो संपादन करके सरस्वती को आपके समक्ष लाते। सरस्वती हमारी संस्कृत की संवाहिका है। इस अवसर पर सबका स्वागत, अभिनंदन है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग अपनी बात यहाँ पर कहेंगे कि नदियाँ उत्तर से दक्षिण जाती हैं, पश्चिम से पूरब जाती हैं, लेकिन सरस्वती हमेशा पूरब से पश्चिम जाती है, दक्षिण से उत्तर जाती है। यह सरस्वती की विशेषता है। मैं इस संदर्भ में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ
कि जब हम सरस्वती का पुनर्प्रकाशन करने जा रहे हैं तो सरस्वती जिस तेवर के साथ 125 वर्ष पहले प्रकाशन शुरू किया था महाराज प्रसाद द्विवेदी, और उसके पहले श्याम सुंदर दास हमारे बनारस के नागरिक कल्याण सभा के संस्थापक इत्यादि लोग, जिन लोगों ने जिस तेवर के साथ उसका प्रकाशन किया था, 1900 ईस्वी में जो पहला संपादित करते हैं आचार्य महाराज प्रसाद द्विवेदी, उसमें वह बाबू श्याम सुंदर दास की चर्चा करते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की चर्चा करते हैं। उन्होंने कितना मेहनत से, कितना प्रयास से, मातृभाषा के प्रति उनका कितना प्यार है, इसके कारण वो बराबर सरस्वती को प्रकाशित किए 3 साल तक, और उसके बाद उनके हाथों में सरस्वती आई। हमें ध्यान रखना होगा, यह सरस्वती का प्रवाह पश्चिम से उत्तर न होने पावे, पश्चिम से पूरब न होने पावे, पूरब से पश्चिम ही चले। प्रयाग से उसका प्रवाह दिल्ली की तरफ जाना चाहिए, दिल्ली से उसका प्रवाह प्रयाग की तरफ नहीं आना चाहिए। हमें बोलगा से गंगा की तरफ प्रवाह नहीं करना है, हमें गंगा से बोलगा की तरफ प्रवाह करना है। अगर इस दृष्टिकोण को लेकर के, इस भाव को लेकर के हम सरस्वती का संपादन, उसका प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन पूरा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रयागराज को हमें महत्व देना होगा, यहाँ के लोगों को महत्व देना होगा, क्योंकि सरस्वती का पूरा इतिहास इस प्रयागराज से, बनारस से भी उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर हम हिंदी भाषा की जो प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती की जो 125 वर्ष पहले प्रकाशित हो गई थी, उसके उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं। हमारी हिंदी का विकास बनारस से हुआ है, हमारी हिंदी का विकास गोरखपुर से हुआ है, हमारी हिंदी का विकास प्रयाग से हुआ है, वो दिल्ली से नहीं हुआ है। इसलिए प्रकाशन के संदर्भ में जब हम इस तरह की बात करें तो सरस्वती के तेवर को, उसके स्वभाव को हमें समझना होगा, उसकी विषय वस्तु को हमें समझना होगा, और उसमें कुछ ऐसा हम परोसे, कुछ ऐसा हम प्रस्तुत करें जिससे लगे कि सरस्वती सारस्वत सभ्यता की एक पत्रिका पुनर्प्रकाशित हो रही है, उसका जन्म हो रहा है। इन भावों को लेकर यदि हम फिर यूरोपीय भावों में, तमाम बाहर के विचारों में पढ़ करके सरस्वती में घाल-मेल करेंगे तो सरस्वती का वह तेवर नहीं रह जाएगा, वह इतिहास नहीं रह जाएगा जिसके कारण सरस्वती आज जानी जा रही है। आज सरस्वती इसी नाते जानी जा रही है। उस समय भी मार्क्सवाद का प्रचार था, तमाम बाहर की विचारधाराएं थी, लेकिन आप पूरी सरस्वती में देखिए कई प्रकार की चर्चा आचार्य महाराज प्रसाद द्विवेदी नहीं करते हैं। वह भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं, वह कालिदास पर निबंध लिखते हैं, कालिदास पर निबंध लिखते हैं। तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो राजा महाराजा हैं, जिनका झुकाव शिक्षा की तरफ है, आधुनिकता की तरफ है, उन पर जो लेख लिखते हैं, सबकी जीवनियां लिखते हैं, और जीवनियां लिख करके बताते हैं कि हमारा देश सर्वगुण संपन्न है, और उस सर्वगुण संपन्नता में हमें बाहर के विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने विचारों को लेकर के सरस्वती को एक प्रतिनिधि पत्रिका बनाएंगे तो निश्चित रूप से 125 वर्ष बाद जिस इतिहास को आज हम यहाँ दोहरा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर उस इतिहास को दोहराएंगी, और सरस्वती हिंदी की मानक पत्रिका बनेगी, पुनः बनेगी, जैसे वो कभी थी। इन्हीं शब्दों के साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको जानता पहचानता नहीं हूँ, लेकिन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस सभागार में, और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि यह पत्रिका दिल्ली वाली बन करके न रह जाए, भोपाल वाली बन करके न रह जाए, तमाम स्कूलों से प्रभावित न हो। यह प्रभावित अगर हो तो प्रयाग की भूमि से प्रभावित हो, यहाँ के लेखकों से प्रभावित हो, यहाँ के लोगों के विचारों से प्रभावित हो, यहाँ की भूमि में जो संस्कृति बसी हुई है उससे प्रभावित हो, गंगा यमुना सरस्वती की जो त्रिवेणी है उससे प्रभावित हो। मैं समझता हूँ अगर इस तरह इसका केवल हम, हमारे जो संपादक हैं, संपादक हैं, या उसके जो प्रबंधक हैं, या जो फिर संकल्प किए हैं घोष परिवार इतना दिन के बाद निकालने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, उसकी मैं भूल सराहना करता हूँ, और पुनः एक बार करता हूँ कि इस
अपनी संस्कृति को गंगा से वोल्गा की तरफ ले जाना है, वोल्गा से गंगा की तरफ नहीं लाना है। इस तेवर के साथ हम सरस्वती के प्रकाशन में पुनः जुटे हैं। इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग हैं, आभासी दुनिया में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद अध्यक्ष हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरस्वती पत्रिका के बारे में अभी अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत सारी बातें कही कि यह पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के नामकरण को लेकर तो तमाम तरह की बातें हैं, कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन चिंतामणि घोष एवं उनके मित्र रामानंद चटर्जी ने मिलकर इसका नाम तय किया था। कैसे पड़ा इसका कोई भी अभी तक उपलब्ध कोई प्रमाण नहीं है। इसका पहला जो संपादक मंडल बना, उसमें 5 लोग थे, जिसमें प्रमुख नाम बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री आदि नाम थे। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो बाबू श्याम सुंदर दास की थी। उन्होंने 1903 तक काम किया। 1902 में वो इकलौते अकेले संपादक बने जिन्होंने सरस्वती पत्रिका को आगे बढ़ाया। 1903 में वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आई और उन्हें ये छोड़ना पड़ा। और तत्पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक बने और पत्रिका आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने का कार्य किया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने कविता के क्षेत्र में जो कि ब्रजभाषा या दूसरी परिमार्जित और भाषाएं थी, उनसे मिली जुली भाषाओं में कविता लिखी जाती थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि कविताएं अब खड़ी बोली में लिखी जाए। उसी का परिणाम था कि पहला महाकाव्य खड़ी बोली का अयोध्या के उपाध्याय हरिहर जी ने लिखा तुलसीदास। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आइए अगले चरण में सरस्वती पत्रिका का लोकार्पण होगा। लोकार्पण कर रहे हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। शायद ऐसा कोई हो दीक्षित जी से परिचित ना हो, आपके लिए अखबारों में ना पढ़ी हो। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करती हूँ कि आप इस ऐतिहासिक पत्रिका सरस्वती का लोकार्पण करें और हम सभी को प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी से आग्रह है अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी को प्रदान करें। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि आदरणीय अनिल शर्मा जी जोशी, और जिसका बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी श्रद्धेय, कई बार उनके साथ बैठने का अवसर आया, मेजर जनरल श्री के एल गुप्ता जी,
मंच पर बैठे जहां कार्यक्रम हो रहा है और अपने अपने आवासों से जो आदरणीय श्रद्धेय मित्र जुड़े हैं, उन सबके प्रति भाव। अस्तित्व विराट है और इस अस्तित्व का एक भाग हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है, उसे लोक कहते हैं। वैदिक वाङ्मय से लेकर अद्यतन हमारे साहित्य और चिंतन में लोक छाया हुआ है। माना जाता है कि यह लोक है, इसके अलावा भी अनेक लोक हैं। हम प्रत्यक्ष लोक के बारे में निवेदन करेंगे और आज का हमारा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। यह लोक प्रत्यक्ष है और संपूर्णता का मधु है। सारे प्राणी और मनुष्य इस लोक के मधु हैं। मनुष्य का मधु वाणी है, वाणी का मधु साहित्य है, साहित्य का मधु लोक मंगल है। भारतीय साहित्य की अभिलाषा वस्तुतः मधु अभिलाषा ही है और मधु अभिलाषा की भाषा है। तुलसीदास जी ने कहा था, सुरसर सम सबका हित होई। भारतीय साहित्य का उद्देश्य और अंतस, वैदिक भाषा में कहें तो छंदस, लोक मंगल का ही अधिष्ठान और लोक मंगल का ही ध्येय रहा है। इस लोक मंगल के काम में भिन्न भिन्न शैली और उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इस देश की प्राचीन परंपरा लगातार प्रवाहमान है। सरस्वती यह नाम भारत के प्राण और प्रज्ञा में समाया हुआ है। वैदिक ऋषि सरस्वती को अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे कहकर याद करते हैं। सरस्वती के तट पर शोध थे, बोध थे, काव्य था, सृजन था, मंत्र देखे जा रहे थे, मंत्र प्रकट हो रहे थे। एक सरस्वती यह जो हमारे वैदिक वाङ्मय में सतत प्रवाहमान है, श्रद्धेय है और स्मरणीय है बार बार। कालांतर में भूगर्भीय परिवर्तन आए, उसके कारण यह सरस्वती जो हमारी माता और अम्बितमे देवीतमे है, वह प्रत्यक्ष नहीं रह गई, अंतर्धान हो गई। यह सरस्वती विलुप्त होकर भी भारत के मन, भारत की प्रीति, भारत का रस, भारत का ज्ञान और प्रज्ञान इसमें सतत प्रवाहमान रही है। सरस्वती भौतिक रूप में केवल नदी, लेकिन उसके वातावरण में यह नदी केवल भौतिक प्रवाह ही नहीं, यह ज्ञान की देवी बनी और माना गया कि आराधना करने पर, सरस्वती की उपासना करने पर हमारा ज्ञान प्रज्ञान बहुत तेजी से विकसित होता है। और यह मान्यता केवल श्रद्धा और भाव जगत की ही मान्यता नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती के उल्लेख के साथ एक बड़ी सुंदर बात कही गई। कहा गया है कि कवि कर्म यश देता है। ये बात सही भी है। सृजन, कविता का, साहित्य का, कला के किसी भी क्षेत्र का यशस्वी बनाता है व्यक्ति को। लेकिन ऋग्वेद में कहा गया है कि यह सृजन कवि को यशस्वी बनाता है, लेकिन जो सरस्वती के उपासक हैं उनकी प्रसिद्धि और दूर दूर तक हो जाती है। यह उपासना केवल भाव जगत की उपासना नहीं है, प्रत्यक्ष है
और हम सबके सामने दिखाई भी पड़ती है। भारतीय साहित्य लोकमंगल का अधिष्ठान, लोकमंगल का उपकरण रहा है। दुनिया के किसी भी देश का साहित्य उस देश का मार्गदर्शी आचार शास्त्र नहीं बना। हमारे राष्ट्र जीवन में जो कविता है, तुलसी का ही उदाहरण ले लें, रामचरितमानस का, वाल्मीकि जी का, कि यह कविता है और हमारे राष्ट्र जीवन के आदर्श भी निर्धारित करती है। केवल कथा नहीं है, कथा में तो भूत अनुभूत होता है, लेकिन यह हमारा भारतीय साहित्य, यह हमारे कर्मकांड का भी धारक है, यह हमारी जीवन शैली का भी धारक है। वही जो साहित्य है उसी के मंत्र लेकर हम विवाह करते हैं, वही जो हमारा प्राचीन काव्य और वाङ्मय है उसी के श्लोक दोहराकर हम गृह प्रवेश करते हैं। यह हमारे जीवन को स्पंदित करता है। इसी सारस्वत प्रेरणा से और हिंदी को समृद्ध करने की दृष्टि से 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ था प्रारंभ। उस कालखंड का अध्ययन जरूरी है, लेकिन आज के इस अवसर पर उसका दोहराना उचित नहीं होगा। तब हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए एक नई किस्म की चुनौती थी, विदेशी सत्ता की भी और कई कारणों से भी। सरस्वती ने भारतीय संस्कृति, रीति प्रीति और राष्ट्रभाव को संवर्धित करने की दृष्टि से एक नया मंच दिया और इस मंच की हिंदी सेवा की प्रशंसा सुभाष चंद्र बोस ने भी की। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1928 में राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी ने सरस्वती पत्रिका की खूब प्रशंसा की। सरस्वती की हिंदी सेवा ऐतिहासिक रूप में अतुलनीय है। किसी दूसरी पत्रिका से या किसी दूसरे पत्र से उसकी तुलना उचित नहीं होगी, लेकिन कतिपय कारणों से 1980 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। प्रकाशन बंद होने के बाद हमारे जैसे विनम्र पाठक जो सरस्वती से प्रेरित होते थे, मैं स्वयं स्पष्ट कर दूं कि मैं साहित्यकार अथवा साहित्य का जानकार नहीं, लेकिन सरस्वती में हमारी प्राचीन परंपरा और अधुनातन, इन दोनों का रस अद्भुत तरीके से प्रकट होता था। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए सरस्वती के शब्द वैसे ही अमृत थे जैसे सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ कर्म शोध बोध करने वाले ऋषि सरस्वती का आचमन करते थे। प्रकाशन बंद होने के बाद एक अभाव था। उदाहरण मुझे देना चाहिए कि जैसे सरस्वती नदी के विलुप्त होने पर भारतवासियों की आकांक्षा यूरोपीय प्रचार के बावजूद बनी रही कि सरस्वती हैं, भले नहीं दिखाई पड़ती प्रयागराज में, भले नहीं दिखाई पड़ती इस भूखंड में जहां से निकलकर वो समुद्र में गिरती थी, लेकिन वो हैं। और इस आस्तिकता का लाभ ये मिला कि पुरातात्विक शोध लगातार होती रही, वैज्ञानिकों ने भी इसमें योगदान किया, उस क्षेत्र के विशिष्ट वैज्ञानिक तकनीकी के जानकारों ने भी, और वह सरस्वती मिल गई। ऐसे ही ये हमारी सरस्वती पत्रिका, जिसके शब्द शब्द में संस्कृति और परंपरा का रस घुला हुआ, इसकी भी बड़ी बहुत याद आती थी, बहुत स्मरण उसका होता था। और मुझे बधाई देनी चाहिए, दोबारा
इस पत्रिका को उसी तेवर के साथ, उसी विनम्रता के साथ, उसी उदात्त भाव के साथ फिर से प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। संप्रति हमारे देश में साहित्यिक पत्रिकाओं के पाठक घटे हैं। कई कारण हो सकते हैं, रुचि परिवर्तन भी हो सकता है, तकनीकी का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन राजनैतिक पत्रिकाओं को तो बड़े ध्यान से, बड़ी रुचिपूर्वक पढ़ने वाले लोग हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं के पढ़ने वाले लोग नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस स्तर की सरस्वती हमारी पत्रिका पहले थी, उस स्तर की लोगों को बांधने वाली, नए सर्जकों को प्लेटफार्म देने वाली, जो नया चिंतन करते हैं, दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चिंतन, अथवा जो विज्ञान में नए शोध होते हैं, भूगोल के, समाजशास्त्र के, साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, ऐसे सभी विषयों को एक बिंदु पर लाना, एक मंच पर लाना, इस तरह की पत्रिकाओं का अभाव, मैं कहूँगा बिल्कुल अभाव है। सरस्वती फिर से प्रकट हुई है प्रयागराज से, संगम स्थल से, और जिन मित्रों ने ये चुनौती स्वीकार की है, सुप्रतीक घोष, देवेंद्र शुक्ला जी और भी तमाम मित्र इस अनुष्ठान से जुड़े हैं, हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं सभी देवता और देवियों से, इंद्र से, वरुण से, रुद्र से, सरस्वती पुरानी जो बहती थी हिमालय से लेकर समुद्र में, उससे, सूर्य से, चंद्र से, ग्रहों से, यह सरस्वती उसी तेवर में, नए रूप में, नए विधान में नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे, नई पीढ़ी को विषय दे और सभी विषयों में सरस्वती की सामग्री यशस्वी हो, चर्चित हो। हिंदी को कमतर भाषा बताया गया था भारत की संविधान सभा में। अयंगर राजभाषा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत लंबी बहस हुई थी। अयंगर ने कहा कि यद्यपि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये भाषा अंग्रेजी के मुकाबले कमजोर है। ये बात हो गई बहुत पुरानी 1949 की, लेकिन जब भी संविधान सभा की कार्यवाही में पढ़ता हूं, संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में संविधान सभा, संविधान और परंपराएं, इनका विद्यार्थी मैं हूं इस समय, तो पढ़ता हूं तो ये वाक्य बहुत खटकता है कि हिंदी कमजोर है। हिंदी पंख फैलाकर उड़ी है और भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर हिंदी जानने वाले लोग ना हों। कतिपय कारणों से एक दो राज्यों के मित्र कभी कभी हिंदी का विरोध करते हैं। सभी भारतीय भाषाएं भारत की प्रीति, रीति, संस्कृति की संवाहक हैं और इन्हीं भाषाओं में लिखे गए साहित्य ने भारत का मन गठित किया है। आज अगर भारत का एक एक व्यक्ति सारी दुनिया को परिवार जानता है, दुनिया के अन्य देशों में यह लोक प्रवाह में नहीं है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन भारत में साहित्य के कारण ही यह विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में घर कर गया है कि ये पूरी धरती हम एक परिवार है, सारी मनुष्यता और हम एक ही परिवार के अंग हैं। उस परिवार की समृद्धि के लिए, विश्व परिवार की समृद्धि के लिए, विश्व परिवार की चेतना को झकझोरने के लिए और भारत और भारतीयता का
विश्व शांति के लिए सदप्रयोग करने की दृष्टि से हमारी यह नई पत्रिका जो नए तेवर में आई है, सरस्वती, 1980 में बंद हो गई थी। तब से इसका नया अंक मुझे देखने का अवसर मिला और मैं साधारणतया पढ़ते समय या तो ये मान लेता हूं कि इसको बाद में पढ़ेंगे, पठनीय नहीं है आज हमारे लिए, और कभी कभी बहुत गहराई से पढ़ने का मन अपने आप रुचि पैदा होती। तो जब मुझे इस पत्रिका का यह नया अंक देखने का अवसर आया तो मैं प्रत्येक को पढ़ता गया, प्रत्येक लेख को, और मेरे मन में ये बात आई कि किसको छोड़ा जाए आगे के लिए, किसको पढ़ा जाए आज के लिए। तो इस तरह का ज्ञानवर्धक अंक है और इस तरह की सामग्री जुटाना और फिर प्रकाशन की तमाम बारीकियों को निपटाते हुए, अंतर्विरोधों को झेलते हुए यह अंक आपने तैयार किया है। ये शुरुआत है, शुरुआत के लिए हार्दिक बधाई। आगे यह सरस्वती पूरे देश का मन, पूरे देश की प्रज्ञा, इसको झकझोरने और नई पीढ़ी को मंच देने का काम करेगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर, और जो मित्र इस अवसर पर भिन्न भिन्न दायित्वों में, मुख्य अतिथि, सहायक अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य दायित्व इस दृष्टि से उपस्थित हैं। कुछ के चेहरे यहाँ दृश्यमान हैं हमारे पर्दे पर, कुछ के नहीं। मैं सबके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, आदर भाव व्यक्त करता हूँ, सबको बहुत सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। आयोजकों को बधाई कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर अपना दायित्व निर्वहन करने का अवसर दिया। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके सरस्वती के इस अमूल्य ज्ञान से हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ। हार्दिक धन्यवाद। आग्रह करती हूँ श्री जगदंदन जी से, आप जाने वाले साहित्यकार हैं, अभी हाल फिलहाल ही आपकी कविता संग्रह का विमोचन हुआ है। आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एकता शुक्ला जी। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तानी अकेडमी, और हमारे प्रिय दादा सुप्रतीक घोष जी, आदरणीय शंभू चोपड़ा जी, इंडियन प्रेस परिवार के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता अरिंदम घोष जी, श्लेष गौतम जी भी आ गए हैं, राघवेंद्र जी, सुशांत जी, यहाँ की कोषाध्यक्ष पायल सिंह जी, विवेक जी, और बहुत सारे साथीगण हैं जिनका नाम मैं दिल में रखता हूँ। समय बहुत कम मिला है, केवल 5 मिनट समय मेरे लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और आज का अवसर ऐसा है जहाँ पर किसी बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान की गुंजाइश भी नहीं। एक ऐसा सुखद अवसर है, खुशी का मौका है, जब सरस्वती पत्रिका पुनः प्रकाशित होकर हमारे बीच में आ रही है। इसके लिए इंडियन प्रेस के सभी
करता धरता डॉक्टर राजेश मिश्र जी भी आ गए हैं, स्वागत है आपका, बैठिए। और सह संपादक अनुपम परिहार जी, जिनका बहुत विशेष योगदान है इस पत्रिका को पुनः प्रकाशित कराने में। जिस समय यह पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई थी, उस समय हिंदुस्तानी एकेडमी का अस्तित्व नहीं था। हिंदुस्तानी एकेडमी इस सरस्वती से 27 साल छोटी 1927 में स्थापित हुई। लेकिन जब पुनः प्रकाशन हो रहा था और दादा सुप्रतीक घोष बड़े द्वंद्व में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस पत्रिका को कैसे लाया जाए, गंगा को कैसे धरती पर उतारा जाए, तो उस समय पहली जो मीटिंग हुई थी अनुपम परिहार जी के सौजन्य से, वह हिंदुस्तानी एकेडमी में हुई, जिसमें इंडियन प्रेस के लोग और संपादक डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल जी, अनुपम जी उपस्थित थे। पुनर्प्रकाशन की जो रूपरेखा बनी वो यही बनी और पहला विमोचन भी हिंदुस्तानी एकेडमी के सभागार में हो रहा है। इस रूप में हिंदुस्तानी एकेडमी निश्चित रूप से सरस्वती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरी अनुशंसा भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से भी अनुरोध है और अनुपम जी से भी। साथियों, हिंदुस्तानी सरस्वती जब इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी तो 2-3 पत्रिकाएं और थी जो इलाहाबाद से निकल रही थी। एक तो सरस्वती से पहले जो प्रकाशित हो रही थी पत्रिका हिंदी प्रदीप, वह भी 9 साल समानांतर सरस्वती की प्रकाशित होती रही। 1900 से 1909 तक बालकृष्ण भट्ट जी संपादन कर रहे थे। इसी तरह मदन मोहन मालवीय जी एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे, अभ्युदय का, 1960 से लेकर, और द्विवेदी जी यहाँ 20 तक संपादन किए, तो लगभग वह 13 साल मालवीय जी भी संपादन कर रहे थे समानांतर सरस्वती के अभ्युदय पत्रिका। उसके बाद मर्यादा पत्रिका पर मालवीय जी संपादन कर रहे थे। यानी इलाहाबाद में ही 3-4 पत्रिकाएं समानांतर चल रही थी। लेकिन वह कौन सी बात थी सरस्वती में जिसने न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हिंदी का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराने का काम किया। ऐसी पत्रिका सरस्वती का पुनः प्रकाशन बहुत ही आह्लाद का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरस्वती हमारी संस्कृति की संवाहिका बने, भारतीय संस्कृति की संवाहिका बने, ऐसी कामना हम भी करते हैं। सरस्वती नदी का रिमोट सेंसिंग से पता तो लगा, रिमोट सेंसिंग तकनीक से ये पता चला कि सरस्वती नदी ऐसे बहती थी और यहाँ पर आकर मिलती थी संगम में। एक सरस्वती नदी
राजस्थान से होते हुए अरब सागर में गिरती थी, उसका भी पता है। लेकिन उन दोनों नदियों का उद्धार नहीं हो सका। उम्मीद है और जो कोशिश है, सरकारों की इच्छा भी है कि सरस्वती को पुनर्जीवित किया जाए। नदी भले नहीं पुनर्जीवित हुई, लेकिन सरस्वती पत्रिका को पुनर्जीवित करने का काम अनुपम परिवार ने, सुप्रतीक घोष ने, शंभू चोपड़ा ने और इंडियन प्रेस के सभी सक्रिय अरिंदम घोष जैसे लोगों ने यह कार्य किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। आपने सरस्वती पत्रिका के बारे में काफी बताया। सभागार में अभी पधारे श्री यश मालवीय कवि गीता, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री ऋषि त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मुख्य अतिथि अनिल शर्मा जोशी, माननीय अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल शिक्षण मंत्रालय दिल्ली से आग्रह करती हूँ, आप हम सभी को आभासी वक्तव्य करें। माननीय अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल शिक्षण मंत्रालय दिल्ली अनिल शर्मा जोशी। जी धन्यवाद। मुझे आज इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपार खुशी है कि एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और सरस्वती जैसी पत्रिका का पुनर्प्रकाशन हो रहा है और इस अवसर पर शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय वाङ्मय के प्रखर पुरुष विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदयनारायण दीक्षित जी उपस्थित हैं। हिंदुत्व के प्रतीक पुरुष स्वामी चिदानंद जी उपस्थित हैं। हम सबका मार्गदर्शन करने वाले प्रखर विद्वान आदरणीय गोयनका जी उपस्थित हैं। तो और पूरी टीम जिसने इसको सरस्वती के पुनर्प्रकाशन की जिम्मेदारी ली है, सब लोग उपस्थित हैं। तो इस अवसर पर मैं इन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि एक बड़े ही पुण्य के काम में जो है हम सब लोग सहभागी बन रहे हैं। ये अवसर यादगार हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि सरस्वती जो है उस पत्रिका की बड़ी गहरी भूमिका रही हिंदी को विकसित करने में। जब हमारे देश में खड़ी बोली हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में जब विकसित करने की कल्पना आई, तो उस कल्पना को साकार करने का काम अभी थोड़े दिन पहले मैं एक जो गियर्सन जो हैं उनके बारे में कैम्ब्रिज का एक शोध पढ़ रहा था और उस समय में उस शोध में चूंकि गियर्सन विशेष रूप से बिहार में रहे थे, तो उनका एक प्रमुख हाइपोथेसिस ये था कि जो बिहारी है वो हिंदी नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने लिखा कि हिंदी बिहार के लिए एक विदेशी भाषा की तरह है। तो जब मैंने वो शोध सुना तो मैंने यही कहा कि ये बात तो जो है कोई विदेशी ही कह सकता था कि हिंदी जो मानक हिंदी है वो बिहार के लिए एक विदेशी भाषा है। परंतु उससे कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। उससे ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि औपनिवेशिक दृष्टि से अंग्रेज क्या चाहते थे। अंग्रेज भारत की सब भाषाओं में में एक तरीके से फूट डालकर कोई एक देश की एक भाषा विकसित हो सके, ऐसी उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। और ये बड़ा कठिन काम था जब अगर बिहारी के बारे में कहा जा रहा है, राजस्थानी के बारे में कहा जा रहा है और जो हमारे प्रांतों की जो बोलियां हैं उन सब के बारे में उनके स्वतंत्र अस्तित्व की तो बात की जा रही है, परंतु उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम मानक हिंदी के रूप में कोई
कर सके, ऐसी उस समय की चुनौती का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती थी। और उस दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो योगदान है वो अनन्य योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मानक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी को जिस तरह से एक भाषा के रूप में स्थापित किया और उसको एक वास्तव में अपनी पत्रिका के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और जो उनके साथ जुड़े हुए साहित्यकार थे, लेखक थे, निबंधकार थे, उन सब लोगों ने एक हिंदी को एक स्वरूप दिया। और इसी का एक परिणाम ये हुआ कि जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पर आए तो उनको एक ऐसी भाषा मिली जो उनको ऐसा लगा कि पूरे देश की अभिव्यक्ति की अपेक्षाओं की भाषा बन सकती है। और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में की। परंतु अगर शायद सरस्वती नहीं होती, शायद उस तरह के प्रयत्न नहीं होते हिंदी को मानक रूप लाने के, तो ना तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में महात्मा गांधी और बाकी लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो उस तरह की बात सोच पाते, और ना ही शायद राजभाषा के रूप में भी हिंदी को उस प्रकार से स्वीकार किया जा सकता था। तो एक बहुत बड़ी भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और सरस्वती पत्रिका ने अदा की है। जब हम वैसी सरस्वती नदी की बात करते हैं तो सरस्वती नदी जो है वो भी अगर हम कहें कि बहुत वर्षों से जब ये आर्य बाहर से आए थे, ये थ्योरी जब काफी ज्यादा प्रचलित की जा रही थी, तो इस बात ने कि सरस्वती नदी के बारे में जो सरस्वती नदी के बारे में जो शोध हुए उनके कारण से आर्य बाहर से आए थे, ये थ्योरी जो है ये अस्वीकार हो गई, इस थ्योरी के ऊपर डेंट पड़ गए। तो उसी तरह से इसका मतलब सरस्वती चाहे नदी हो चाहे वो पत्रिका, उसने भारतीय सभ्यता, भारतीय कहना चाहिए कि भारतीय अस्मिता को प्रतिष्ठित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि ये जो शुरुआत है बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। और जैसा कहा भी गया कि ये समय ऐसा भी है कि हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आज जो बदला हुआ समय है ये समय 1900 का नहीं है, ये 2020 का है। तो हमारे बदले हुए समय में हमारे जो समाज है उसकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली यह पत्रिका बन सके, ये कोई छोटी चुनौती नहीं है। जिन लोगों ने भी इस पत्रिका को शुरुआत की है, मुझे बहुत उसमें से देवेंद्र शुक्ल जी से मेरा कुछ परिचय है, वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से जुड़े रहे, परंतु बाकी लोगों से परिचय नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडियन एकेडमी या घोष जी या अनुपम जी इन सब लोगों ने ली है, और उसके दायित्व को समझते हुए अपने आप को और ऐसे लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे जिससे ये पत्रिका वास्तव में शुरुआत का मतलब, दोबारा शुरुआत का मतलब देखिए, बहुत नाम होना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु उसकी गुणात्मकता वैसी ही रहे जैसी कि सरस्वती पत्रिका की थी, उसकी निरंतरता वैसी ही रहे, वर्षों वर्ष वो प्रकाशित हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और आज के समय को और आज के समाज को समझते हुए इस पत्रिका का उचित रूप से प्रकाशन होगा, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। इसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी जो भी हमारा सहयोग बन सकेगा हम अवश्य देंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे शहरीकरण के साथ जो साहित्य के केंद्र थे वो बदले, इलाहाबाद और बनारस और लखनऊ के बजाय सब कुछ दिल्ली में सिमट आया, इस प्रक्रिया को दोबारा से डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। और उस दृष्टि से भी इलाहाबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन एक विशेष स्वागत योग्य कदम है। मैं पुनः सभी जो यहाँ पर विद्वान वक्ता आए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, और जो संपादक मंडल है, प्रकाशन की टीम है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हम सभी का मार्गदर्शन एवं प्रेरक से बोलने हेतु मुझे अतिथि अनिल शर्मा जी, हार्दिक धन्यवाद।